राहुल गांधी ने आज ये तस्वीरें शेयर की है। ये तमाम लोग जो हैं वो ओबीसी के नौकरी पेशा लोग हैं जो पीएसयू कंपनियों में और सरकारी कंपनियों में जो ओबीसी की हिस्सेदारी है उसको लेकर लगातार बेईमानी हो रही है। इसके बाद राहुल गांधी से मुलाकात होती है। आज राहुल गांधी ने संसद में, आप राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो ये पोस्ट आपको मिलेगा। इसका मतलब है राहुल गांधी अब सोशल जस्टिस को लेकर सीरियस हैं। जो काम तमाम एससी एसटी ओबीसी की लीडरशिप वाली पार्टियों को, सपा बसपा आरजेडी जेडीयू को करनी चाहिए थी, वो काम अब राहुल गांधी कर रहे हैं। इसके क्या है मायने, इस पर बात करूंगा। और साथ ही ग्रोक ग्रोक एक वेबसाइट है, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया है, एक्स का, एलन मस्क इसके मालिक हैं। उसके खिलाफ आज पहली बार कोर्ट में सुनवाई हुई है। सोचिए, अभी मुश्किल से जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ है और भारत सरकार कोर्ट चली गई है। इसको लेकर एक पहली सुनवाई हुई है जिस पर मैं आपको बताऊंगा। तो क्या सरकार, जिसके चुंगल में मीडिया है, भारत की टीवी अखबार की विश्वसनीयता कितने खतरे में पड़ गई है और ग्रोक से किस तरह का खतरा है वो भी बताऊंगा। सोचिए, ग्रोक पर रोक लगाने की मोदी सरकार की कोशिश को एलन मस्क ने कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी। पहली सुनवाई में सरकार ने फिलहाल अपने बढ़ते कदम को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का वादा किया। अगली सुनवाई 27 तारीख को है। ग्रोक मोदी जी की सरकार के गले का फांस बन गया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। राहुल गांधी ने सोशल जस्टिस का नारा बुलंद कर दिया है। कल मैं उनके बड़े करीबी और सोशल जस्टिस को लेकर बड़े सलाहकार अनिल जैन से बात किया मैंने। वो इंटरव्यू आप नेशनल दस्तक पर देख सकते हैं। सोचिए, राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले ये नारा दिया था, संविधान हाथ में लिया, जाति जनगणना की बात की, लेकिन जाति जनगणना पर लगातार लोग सवाल पूछ रहे थे। अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया, पिछले दलित अल्पसंख्यक, चुनाव में फायदा हुआ। समाजवादी पार्टी 37 सीट जीत चुकी है, ये मैक्सिमम सीट है। आज तक समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में इतनी सीटें कभी नहीं जीती थी। सवाल है कि उसी चुनाव में आपने देखा होगा आरजेडी ने किस तरह से ए टू जेड का नारा दिया था। लोकसभा के चुनाव में उनकी दुर्गति हो गई। बीएसपी जब से बहुजन से सर्जन हुई है, उसका ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है। मान्यवर कांशीराम साहब के परिनिर्वाण के ठीक बाद विधानसभा का यूपी में चुनाव होता है, बीएसपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है। उसके बाद से उसका लगातार ग्राफ गिर रहा है और एक विधायक हैं यूपी में, एक राज्यसभा सांसद उनके बचे हैं। हाल के दिनों में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से कहा है कि वो जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनकी आवाज को फिर से उठाएंगी। वैसे बीएसपी का जो निर्माण हुआ था वही एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक शोषित वंचितों के लिए हुआ था। तमाम जो रीजनल पार्टियां हैं, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, मैं आज भी दावे के साथ कह रहा हूं, राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि अगर एससी एसटी ओबीसी वाले दल एकजुट हो जाएं तो उनको किसी गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जाति जनगणना बिहार का हो या तेलंगाना क्या 1932 का, उस सब के हिसाब से ओबीसी की संख्या 50% से ज्यादा है और एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक मिला दे तो 90% की जनसंख्या है। जनरल कैटेगरी जिनको 10% इकोनॉमिक वीकर रिजर्वेशन मिल चुका है, उनकी आबादी 10% से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब जितने सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, उनके पास सिर्फ 10% वोट है। जनाधार वाली पार्टियां तो सपा बसपा आरजेडी बीएसपी जैसे दल हैं जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टी है। लेकिन चूंकि एक ही राज्य में 2-2, 3-3 बहुजन दल चुनाव लड़ते हैं और अब तो दर्जनों बहुजन दल होते हैं। सोचिए, बिहार में देखिए, बिहार में मुकेश सहनी भी हैं, आरजेडी भी है, समता उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, उसके बाद अब चंद्रशेखर भी हैं, बीएसपी भी है। तो बहुजनों की दर्जनों पार्टियां हैं, लेकिन बहुजन समाज आज भी, चूंकि उनको जातियों में बांट दिया गया था, वो अभी भी पूरी तरह से एससी एसटी ओबीसी बहुजन नहीं बन पाए हैं। जाति के हिसाब से वो वोट करते हैं, उसका उनको नुकसान हो रहा है। सवर्ण समाज के लोग अभी देखने में आया है कि वो पहले बीजेपी को, कांग्रेस को वोट करते थे, अब बीजेपी को वोट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां अगर एकजुट होती है तो वो चुनाव जीतती रहेंगी। लेकिन सवाल है कि अब सवर्ण लीडरशिप को लेकर भी अब तक ऐसा नहीं हो रहा था। बीजेपी ने भी कांग्रेस के समय में जाति जनगणना की मांग की थी, लेकिन वो करवा नहीं पाए। उन्होंने किसी राज्य में आंकड़ा नहीं दिया।
कांग्रेस बीजेपी के साथ ये था, उनकी विश्वसनीयता खतरे में थी। बीजेपी ने कहा, किया कुछ नहीं। अब कांग्रेस ने कहना जब शुरू किया, लोकसभा में उसको फायदा हुआ, दलित उनके प्रेसिडेंट बने, उससे भी फायदा हुआ, 42 से 100 पहुंच गए। अब राहुल गांधी की नीयत थोड़ी ठीक लग रही है। जिस तरह से तेलंगाना में जाति जनगणना हुआ, जिस तरह से 42% रिजर्वेशन करने की बात प्रस्ताव पास हुआ है और अब वो ओबीसी नेताओं से मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि राहुल गांधी को लग गया है कि जीत का रास्ता SC ST OBC से होके जाता है, बहुजन वोटरों से होके जाता है। लगातार 2014 हो 2019 हो, उन्होंने धर्म का रास्ता अख्तियार किया था। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी की पिच पर अगर आप खेलेंगे, अगर आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति में जाएंगे, धर्म की राजनीति में जाएंगे, तो आप बीजेपी से नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि सवर्ण लीडरशिप, सवर्ण वोटर उनके पास है, धर्म की राजनीति वाला ही वोटर उनके पास है। आपको सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, फूले पेरियार, अंबेडकर, आरक्षण, रिजर्वेशन, इन्हीं के मुद्दों पर बात करना पड़ेगा और ये राहुल गांधी को समझ में आ रहा है और इसी का नतीजा है कि वो लगातार अनिल जय हिंद के साथ काम कर रहे हैं। साथ ही वो तमाम शोषित वंचित समाज के ऐसे युवाओं से मिल रहे हैं जिनके लिए बड़ा मुश्किल है अखिलेश यादव, मायावती जी या तेजस्वी यादव से मिलना या मुकेश सहनी से मिलना। राहुल गांधी की प्लानिंग है कि तमाम वो लोग जो सड़कों पर पिछले 10-15 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, उनसे मिला जाए और उनमें नए लोगों को मौका दिया जाए। तो अगर SC ST OBC लीडरशिप वाली पार्टियां अपने दरवाजे अपने ही लोगों के लिए बंद रखती है, तो धीरे धीरे राहुल गांधी मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो बताया जा रहा है कि सप्ताह में एक बड़ी मीटिंग राहुल गांधी उन युवाओं के साथ करते हैं जो खासकर SC ST OBC, किसान और अल्पसंख्यक समाज से हैं और जिनको तमाम दल के नेता नहीं जानते। हो सकता है उनको अखिलेश यादव न जाने, तेजस्वी यादव न जाने, मुकेश सहनी न जाने, हो सकता है उनको नीतीश कुमार न जानते हो, लेकिन उन युवाओं को, उन नेताओं को सड़क पर लोग जानते हैं, क्योंकि वो जिस इलाके में आते हैं, जिस इलाके में रहते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दे सकता हूं, जैसे जो अब नहीं रहे, अभी जिनका हार्ट अटैक से निधन हुआ, जो बहुत ही वर्सटाइल पत्रकार थे, फ्रैंक हुजूर। फ्रैंक को सोशलिज्म के मुद्दे पर लिखने पढ़ने की वजह से पूरा देश जानता था। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि अमर आजाद हैं बिहार से, उनको भले पॉलिटिकल पार्टी के नेता न जानते हो, लेकिन सोशल एक्टिविज्म में बिहार के बहुजन समाज के लोग जानते हैं। तो इसी तरह के तमाम उन लोगों से वो मिल रहे हैं जिनको समाज के लोग जानते हैं, जो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। और ये राहुल गांधी की एक नई स्ट्रैटेजी है SC ST OBC को जोड़ने की। उनकी आलोचना हो रही थी कि क्या वो सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए बोल रहे हैं या इसको करके भी दिखाएंगे। तो राहुल गांधी इसी कड़ी में आज OBC के नेताओं, तमाम कर्मचारियों से मिले हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी रिच बढ़ाई है, जिस तरह से राहुल गांधी तमाम शोषित वंचित समाज के युवाओं से मिल रहे हैं, सोशल जस्टिस की लड़ाई को वो धार देना चाहते हैं, उनका दावा है ये। और वो फिलहाल उस पर खरा उतरते दिख रहे हैं। तेलंगाना में जिस तरह से जाति जनगणना कराई, 42% रिजर्वेशन का मामला है। बिहार में जिस तरह से सवर्ण अध्यक्ष को हटाकर एक SC समाज के अध्यक्ष बनाया है, ये सब संकेत दे रहा है कि राहुल गांधी कुछ बड़ा करने के मूड में है। लेकिन बीजेपी को सबसे बड़ा डेंट मीडिया सेक्टर पर लग रहा है। देखिए, कई बार आपको समझ नहीं आता, वो हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि एलन मस्क हमारे दोस्त हैं। हाल ही में एलन मस्क ने कहा कि EVM, और ट्रंप ने भी कहा कि EVM जो है वो भरोसेमंद नहीं है। अब एलन मस्क, जो आप जानते ही हैं, सुनीता विलियम्स को जो अंतरिक्ष से जिनका लाया कैप्सूल्स, उसको नाम दिया गया SpaceX उनकी कंपनी है, टेस्ला उनकी कंपनी है, एक्स जो आप ट्विटर जिसको जानते थे, एक्स एलन मस्क की कंपनी है, उस पर एक AI आया है, ग्रोक, GROK, ग्रोक से जब आप सवाल पूछेंगे तो वो ऐसे लगता है जैसे वो अम्बेडकराइट हो, ऐसा लगता है जैसे ग्रोक नेशनल दस्तक देखता हो। आप जो भी पूछेंगे उसका सही और सटीक और ऐतिहासिक जवाब देता। आप बुद्धिज्म पर पूछ लीजिए, आप शिवाजी महाराज के अपमान पर पूछ लीजिए, आप हेट स्पीच पर पूछ लीजिए, यहां तक कि ऐसा लगता है जैसे ग्रोक जो है वो किसी भारत के किसी बहुजन SC ST OBC के जानकार राजेंद्र प्रसाद सिंह जैसे लोगों ने तैयार किया है। और ग्रोक जो है वो लगातार दूध का दूध और पानी का पानी कर रहा है। ग्रोक बता रहा है कि मुगलों के दरबार में किस जाति के लोग काम करते थे। ग्रोक बता रहा है कि किस तरह से उस समय जो कुलीन जातियां थी, जिसको जनरल कैटेगरी आज कहा जाता है, जो उस समय वैश्य, क्षत्रिय और
ब्राह्मण थे वो वहां काम करते थे। उस समय भी शूद्रों और अछूतों को कोई जगह नहीं थी। ग्रोक लगातार बता रहा है कि देश में कौन हेट स्पीच फैला रहा है। ग्रोक लगातार बता रहा है कि मीडिया में कौन लोग चाटुकार मीडिया है, कौन लोग जो है वो सरकार के पैरोकारी वाले पत्रकार हैं। ग्रोक साफ साफ बता रहा है कि कौन लोग ईमानदार पत्रकार है जो पत्रकारिता कर रहा है। तो ग्रोक की जिस तरह से तैयारी की गई है आप कल्पना नहीं कर सकते, और ये सरकार के लिए बड़ा गले की हड्डी बनता जा रहा है। और सवाल है कि ग्रोक को रोकने के लिए क्या भारत सरकार सारा डेटा छुपा देगी। ग्रोक को लेकर पहली सुनवाई जो है कर्नाटक हाईकोर्ट में हुई है, वहां ग्रोक ने भारत सरकार ने कहा कि यथास्थिति बनाए रखेंगे। तो सोचिए 2014 में टीवी अखबार भले सरकार ने कंट्रोल में रखा हुआ है, उसके कंट्रोल में है, लेकिन सोशल मीडिया से लगातार एक बड़ा परसेप्शन बन रहा है और ईवीएम हो सरकार हो उससे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। और ग्रोक ने तो इतिहास में सारे गरे मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए हैं। क्या ग्रोक पर सरकार रोक लगा पाएगी? क्या राहुल गांधी के सोशल जस्टिस पर आपको भरोसा है? अपनी राय जरूर दीजिए। और क्या तमाम बहुजन नेता जिनको सोशल जस्टिस की बात करनी चाहिए थी वो A to Z और वो धर्म के राजनीति में फंसे हुए हैं? राहुल गांधी ने लकीर खींचनी शुरू कर दी। वो कुंभ भी नहीं गए, उन्होंने साफ संकेत दिया कि मैं प्रोग्रेसिव हूं, मैं विज्ञान की तरफ जाऊंगा। और राहुल गांधी लगातार आप देख रहे हैं कि वो सोशल जस्टिस के मुद्दों को उठा रहे हैं। क्या धीरे धीरे तेलंगाना में जाति जनगणना कराने के बाद, रिजर्वेशन आगे बढ़ाने के बाद विश्वसनीयता बढ़ी है? आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।